हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका कंप्लीट। आज की शिफ्ट के 20% जीके और जीएस के 20% मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। और इनसे रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो हैं आपके फागू चौहान। कौन है? तो फागू चौहान है आपके बिहार के वर्तमान राज्यपाल। उसके बाद चलता है अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन अपना आता है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो अपने अंत्योदय अन्न योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2 दिसंबर 2000 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2000। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 को अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। इसमें गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो और 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। और कब शुरू की थी? ये शुरू की गई थी आपके दिसंबर 2022 के अंदर शुरू की गई थी। इसमें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराने की बात बताई गई थी। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये आप सभी को पता है। राज्यपाल की नियुक्ति आपके करता है राज्यपाल। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत यानी अपना जो आर्टिकल 155 है उसके तहत जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जो अपना भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर बताया गया जो 153वां अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि भारत का जो राज्य है प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग राज्यपाल होगा। उसके बाद में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा होता है बहुत बार जब किसी राज्य का राज्यपाल नहीं होता है तो उसे एक राज्य का ही 2 राज्यों का ही एक राज्यपाल उस समय बता दिया जाता है। वो अपने संयुक्त पद पर होता है। अनुच्छेद 156 में गवर्नर यानी जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की पद की व्याख्या की गई है। राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए उसे चाहिए कि उसकी आयु है वो 35 वर्ष से ऊपर की हो। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जापान में भारत के एम्बेसडर कौन है। जापान के अंदर भारत के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है। वरिष्ठ राजनीति सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बेंच 1993 के विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय वर्मा की जगह लेंगे। अभी मतलब जापान में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में अगर बात करें तो कौन है? तो वो है आपके संजय कुमार की जगह पर कौन आएगा? तो वो आएगा आपके सीबी जॉर्ज। कौन आएगा? सीबी जॉर्ज आएंगे अगले एम्बेसडर किसके? तो जापान के अंदर होंगे भारत के अगले एम्बेसडर कौन है? तो वो हो गए आपके सीबी जॉर्ज। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होती है। सर्दियों में जो अपने वहाँ पर वर्षा होती हैं वो किस मानसून से होती हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जो उत्तरी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश लाता है, यह गैर मानसूनी वर्षा। ये कौन सी होते हैं? तो ये होती हैं आपकी गैर मानसूनी वर्षा होती है। और किससे आती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है उनसे ये बारिश होती है। उसके बाद में देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो वो आता है आपके सतरिया नृत्य को किसने विकसित किया। सतरिया नृत्य किस राज्य का जो है आपके क्या नाम है शास्त्रीय नृत्य? ये आप कमेंट करके बता देना। वैसे बताओगे क्या? यहाँ पर भी दिया गया है कि ये असम का ही है। किसका है? ये असम का है सतरिया नृत्य को किसने विकसित किया। इसका उत्तर बताने से पहले आप क्या करेंगे? चैनल को जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। गाइस आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करो, वीडियो बहुत अच्छे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस यार प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। उसके
उसके बाद में देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इस नृत्य मतलब जो आपका सतरिया नृत्य है, इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। शंकरदेव ने सतरिया नृत्य को अंकिया नाट द्वारा तैयार किया गया एक असमिया अधिनियमों नाटकों का एक रूप है के लिए संगत रूप में बनाया गया। यह नृत्य सतर नामक असम मठों में प्रदर्शित किया जाता था। यानी जो ये नाटक है ये किसने विकसित किया था, हमसे पूछा गया था, वो किया गया था आपके श्रीमंता शंकरदेव ने विकसित किया था। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो छऊ नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित हैं। छऊ नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित हैं, नहीं इसमें पूछा गया था किस राज्य से संबंधित नहीं है, किस राज्य से संबंधित नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, वो 3 राज्य हैं जो संबंधित है और 1 राज्य है वो संबंधित नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। छऊ पूर्वी भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। यह पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रांतों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित हैं। छऊ के 3 विशिष्ट प्रकार होते हैं। छऊ के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है झारखंड का शेर केल्ला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ और आता है आपके एक और आता है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। मुखौटे, सरकेला और पुरुलिया नृत्य के अभिन्न अंग हैं। यानी जो पश्चिम बंगाल का जो छऊ हैं उसी के 2 भाग है, ये सरकेला और मयूरभंज है, वो दोनों ही इसके भाग 3 हैं। एक तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में ये मनाया जाता है। हमसे क्या पूछा गया कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपके उड़ीसा से संबंधित है, झारखंड के संबंधित है और पश्चिम बंगाल से। इसमें एक आपसे ऑप्शन आया था तमिलनाडु, क्या नाम आया था, तमिलनाडु। तो इसका गलत आंसर, मतलब वैसे तो देखें तो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं। जो लघु अपना जो छोटा संविधान किस संशोधन को कहते हैं, वो कहते हैं आपके 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 1976 को, 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहते हैं, लघु संविधान के कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस जो संविधान संशोधन है इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। 40वां संविधान संशोधन 1976 राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लाया गया था। ये जो संविधान संशोधन है वो किसके नेतृत्व में लाया गया था, तो वो लाया गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लाया गया था। इस संविधान संशोधन में क्या गया, इसमें प्रस्तावना थी, हमारी जो प्रस्तावना होती है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब जो जोड़े गए थे। राज्य के नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की प्रधानता दी गई थी। भाग 3A में अनुच्छेद 51A जोड़ा जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। यानी इतने जो हैं ये सारे किसमें, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 के अंदर, उसमें ये सारी बातें जोड़ी गई थी। उसके बाद में चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जो IT है, IIT किस पंचवर्षीय योजना से सम्मिलित हैं या संबंधित हैं। जो IIT हैं वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं। 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की अवधि में शुरू की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी, तो ये संबंधित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना से। और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1956 में। कब हुई थी, 1956 में स्टार्ट हुई थी। 1956 से 1960 तक ये हुई थी। और इस पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य कितनी, जो लक्ष्य वृद्धि होती हैं एक पंचवर्षीय 5 वर्षों के अंदर, तो वो रखी गई थी आपकी 2.1% और हुई थी कितनी थी, एक्चुअल हुई थी 3.6% एक्चुअल में वृद्धि हुई थी। तो यह जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल क्या था, तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खेल से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड एक बहुत खतरनाक घटना हुई थी, वो आपको आगे किसी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले इसे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक भारतीय टीम के सदस्य थे। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी व कप्तान थे। भारत व विश्व
हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। वो भारत, सॉरी यहाँ पर भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी किसकी? मेजर ध्यानचंद की। वह 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। ये एक कौन से कहाँ पर हुए थे? तो एक तो हुआ था एम्स्टर्डम ओलंपिक, दूसरा हुआ था आपके लॉस एंजलिस ओलंपिक और तीसरा हुआ था बर्लिन ओलंपिक में। तो जो आपके क्या नाम मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमसे आगे वाली स्टेप में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे थे। जब वो मैदान में खेलने उतरते तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी। उसके बाद में देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की उपासना किस वर्ग के लोग नहीं कर सकते? मतलब ऐसे कौन से वर्ग के लोग हैं जो जैन धर्म की उपासना नहीं कर सकते? उनमें आते हैं कारीगर आता है, महाजन आता है, व्यापारी होता है और किसान आता है। ऐसा क्यों? ऐसा देखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो जैन धर्म होता है, जैनों को अहिंसा का पालन करना था, जो किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं है। पर किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था, इसीलिए किसान हैं वो जैन धर्म की उपासना नहीं कर सकते थे। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिंचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है? किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो होता है बाढ़ की मिट्टी। कौन सी? बाढ़ की मिट्टी एकांतर शुष्क और गीली अवधि के साथ उच्च तापमान और भारी वर्षा से लेटराइट चट्टानों के लेट या अवक्षेपण के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ब्लीचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो होता है आपके लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल को कर दीजिए ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।